हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO3 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर क्या असर पड़ता है। हमें बताना है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन से संस्कृति, पहचान, वैल्यूज और ट्रेडिशंस बदल रहे हैं। साथ ही कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और इंपीरियलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स पर भी डिस्कशन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के लोगों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ना ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के जरिए। इसका कल्चरल डायमेंशन बताता है कि ये ग्लोबल कॉन्टैक्ट हमारी संस्कृति, विचारों और जीवन शैली को कैसे बदल रहा है। एंथनी गिडन्स और रोलैंड रॉबर्टसन जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से लोकल कल्चर बदल भी रहे हैं और नए ग्लोबल फॉर्म्स भी बन रहे हैं। मेन बॉडी। 1. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का अर्थ। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आइडियाज, वैल्यूज और ट्रेडिशंस का एक देश से दूसरे देश तक फैलना। इसमें म्यूजिक, फिल्म्स, फैशन, फूड और टेक्नोलॉजी के जरिए एक शेयर्ड ग्लोबल कल्चर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर हॉलीवुड मूवीज, मैकडॉनल्ड्स और K-pop दुनिया भर में फेमस है। डिजिटल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स ने कल्चरल एक्सचेंज को और तेज कर दिया है। 2. कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है जब अलग अलग संस्कृतियां एक जैसे बनने लगती हैं, खासकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण। वेस्टर्न फैशन, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल का ग्लोबल इम्पैक्ट लोकल ट्रेडिशंस को कमजोर करता है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है और वेस्टर्न एंटरटेनमेंट मार्केट पे छाया हुआ है। इस प्रोसेस को कई स्कॉलर्स कल्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं, जहां वेस्टर्न वैल्यूज लोकल कल्चर्स पर हावी हो जाते हैं। 3. कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अपोजिट एक प्रोसेस है कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें लोकल और ग्लोबल कल्चर मिलकर नए फॉर्म्स बनाते हैं। ये एक तरह का एडेप्टेशन है जहां लोग ग्लोबल चीजों को अपनी लोकल आइडेंटिटी के हिसाब से बदलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में इंडो चाइनीज फूड, बॉलीवुड सॉन्ग्स में वेस्टर्न बीट्स, ये सब कल्चरल मिक्सिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इससे पता चलता है कि लोकल कल्चर सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि ग्लोबल कल्चर को भी अपने हिसाब से बदल लेता है। 4. ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी का बदलाव। रोलैंड रॉबर्टसन ने ग्लोबलाइजेशन टर्म दिया, मतलब ग्लोबल सोचो, लोकल करो। मैकडॉनल्ड्स का इंडिया में मैकालू टिक्की देना इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन से लोगों की आइडेंटिटी भी बदल रही है। अब लोग ग्लोबल कम्युनिटीज जैसे फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म से जुड़ रहे हैं। लेकिन कई बार पुरानी परंपरा और नए ग्लोबल वैल्यूज के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। 5. रेजिस्टेंस और कल्चरल रिवाइवल। हर कल्चर ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। कई लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी बचाने के लिए कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट्स चलते हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और हैंडीक्राफ्ट्स को दोबारा पॉपुलर बनाना। इंटरनेट ने यहाँ डबल रोल निभाया है, एक तरफ से ग्लोबल कल्चर फैलता है और दूसरी तरफ लोकल कल्चर्स को विजिबिलिटी भी देता है। कंक्लूजन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को जोड़ा है और क्रिएटिविटी और एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही लोकल ट्रेडिशंस को खतरा भी पैदा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम ग्लोबल और लोकल दोनों पहचानों के बीच बैलेंस बनाए रखें। अगर समाज इस प्रोसेस को समझ ले तो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल इम्पैक्ट पॉजिटिव बन सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, व्हाट इज ग्रीन पीस मूवमेंट? डिस्कस इट्स रेलेवेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ग्रीन पीस मूवमेंट के जन्म, उद्देश्य और सिद्धांतों को समझाना है और बताना है कि आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट के दौर में ये मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें उसके कैंपेन्स, इम्पैक्ट और आज के समय में उसकी इंपॉर्टेंस पर बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रीन पीस मूवमेंट एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में वैंकूवर, कनाडा में शुरू हुआ था।
यह मूवमेंट न्यूक्लियर टेस्टिंग और एनवायरनमेंट के खराब होने के खिलाफ एक आवाज के रूप में आया। इसका मेन गोल है एनवायरनमेंट को बचाना, नॉन वायलेंट और डायरेक्ट एक्शंस के जरिए। आज ये 50 से ज्यादा देशों में एक्टिव है और क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, फॉरेस्ट्स और बायोडाइवर्सिटी जैसे इश्यूज पर काम करता है। ग्रीन पीस का मतलब है प्रकृति और इंसान के बीच में शांति और समानता। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ ग्रीन पीस मूवमेंट। मूवमेंट की शुरुआत तब हुई जब कुछ एक्टिविस्ट्स ने अलास्का के पास न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ग्रीन पीस शब्द दो विचारों से बना, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए और पीस नॉन वायलेंस के लिए। ये छोटी सी ग्रुप से बढ़कर एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो यूनाइटेड नेशंस तक अपनी बात पहुंचाती है। एग्जाम्पल, 1970 में ग्रीन पीस एक्टिविस्ट्स ने एक छोटी बोट फिलिस कॉमैकलर जाकर आमचिटका के न्यूक्लियर टेस्ट साइट तक प्रोटेस्ट किया था। 2. ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ द मूवमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी को बचाना। नॉन वायलेंस, हर एक्शन पीसफुल होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अवेयरनेस, लोगों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता लाना। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, सरकार और कंपनीज को इको फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाने के लिए मोटिवेट करना। ग्रीन पीस का मानना है कि इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर जीवन जिए, न कि एक्सप्लॉयटेशन के जरिए। 3. मेजर कैंपेन्स और एक्टिविटीज। एंटी न्यूक्लियर कैंपेन्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग और रेडियो एक्टिव वेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट्स। सेव द व्हेल्स, व्हेलिंग के खिलाफ ग्लोबल मूवमेंट जो बैन पर बन गया। फॉरेस्ट और ओशियन प्रोटेक्शन, अमेज़न के डिफॉरेस्टेशन और इलीगल फिशिंग के खिलाफ कैंपेन्स। क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीनहाउस गैसेस को कम करने पर जोर। पोल्यूशन कंट्रोल, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग के खिलाफ आवाज उठाना। ग्रीन पीस अपने प्रोटेस्ट स्टाइल में क्रिएटिविटी लाता है, जैसे बैनर्स, सिंबॉलिक एक्ट्स और ऑनलाइन अवेयरनेस ड्राइव्स। 4. रेलेवेंस ऑफ द मूवमेंट टुडे। क्लाइमेट क्राइसिस, आज जब ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहे हैं, ग्रीन पीस के कैंपेन्स और भी जरूरी हो गए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, बड़ी कंपनीज पर प्रेशर डालता है ताकि वो इको फ्रेंडली बिजनेस करें। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के प्रति एजुकेट करता है। पॉलिसी चेंजेस, कई देशों में एनवायरनमेंट लॉज ऐसे मूवमेंट्स के वजह से आए। यूथ पार्टिसिपेशन, यंग जनरेशन को इको एक्टिविज्म में इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल, ग्रीन पीस के प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ कैंपेन ने यूरोप और एशिया के कई देशों में पॉलिसीज बदलने पर मजबूर किया। 5. क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन पीस के मेथड्स कभी कभी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ कैंपेन्स सिर्फ मीडिया स्टंट लगते हैं जिनके रिजल्ट्स हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होते। फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रीन पीस ने दुनिया भर में एनवायरनमेंट के प्रति सोच बदली है। कंक्लूजन, ग्रीन पीस मूवमेंट ने दुनिया भर में एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की सोच को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। इसके नॉन वायलेंट एक्शंस ने सस्टेनेबिलिटी और इको एथिक्स पर ग्लोबल चर्चा बढ़ाई है। कुछ क्रिटिसिज्म्स के बावजूद इसका कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट अवेयरनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूवमेंट हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8. व्हाट इज पीपल साइंस मूवमेंट? डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पीपल साइंस मूवमेंट (पीएसएम) क्या होता है और इसके मुख्य एक्टिविटीज क्या है। हमें इसका मीनिंग, ओरिजिन, पर्पस और कैसे ये लोगों में साइंटिफिक अवेयरनेस और सोशल चेंज लाने की कोशिश करता है, सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, पीपल साइंस मूवमेंट यानी पीएसएम एक ऐसा आंदोलन है जिसमें साइंटिस्ट्स, टीचर्स और सोशल वर्कर्स मिलकर लोगों में साइंटिफिक सोच और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसका उद्देश्य साइंस को आम लोगों के जीवन से जोड़ना और सामाजिक बदलाव लाना है। यह मूवमेंट 1960 के दौरान शुरू हुआ जब देश में विकास और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जा रहा था। इसका मेन विचार है, साइंस शुड सर्व द पीपल, नॉट जस्ट द एलीट। मेन बॉडी। ए. जन्म और बैकग्राउंड, पीपल साइंस मूवमेंट का आरंभ भारत में 1960-70 के दौरान हुआ। केरला संस्कृत साहित्य परिषद (KSSP), जो 1962 में बनी, इस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। KSSP का स्लोगन था साइंस फॉर सोशल रेवोल्यूशन, जिसका मतलब था कि विज्ञान सामाजिक क्रांति का जरिया बने।
बाद में NCSTC नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने भी इसको राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया। बी, लक्ष्य और उद्देश्य। समाज में साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल सोच को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51A(h) के तहत। साइंस और टेक्नोलॉजी को विकास के साधन के रूप में उपयोग करना। अंधविश्वास और अनर्थक धारणाओं को मिटाना। साइंस को एलिटिज्म से निकलकर आम लोगों तक पहुंचना। सी, मुख्य गतिविधियां और कैंपेन्स। विज्ञान लोकप्रियता, साइंस पॉपुलराइजेशन। साइंस एक्सिबिशंस, विलेज वर्कशॉप्स और स्ट्रीट प्लेस के जरिए लोगों को समझाना। लोकल भाषाओं में मैगजीन्स और बुक्स पब्लिश करना। रेडियो और ड्रामा के माध्यम से साइंटिफिक आइडियाज को सिंपल तरीके से बताना। शिक्षा और लिटरेसी कैंपेन्स। नेशनल लिटरेसी मिशन के दौरान साइंस थ्रू लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाना। एडल्ट एजुकेशन के साथ साइंटिफिक लर्निंग को जोड़ना। पर्यावरण और विकास आंदोलन, लार्ज डैम्स और डिफॉरेस्टेशन जैसे डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स का विरोध करना। साइलेंट वैली मूवमेंट जैसे कैंपेन्स में भाग लेना, जहां एक रेन फॉरेस्ट को बचाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का समर्थन करना। स्वास्थ्य और जान जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव्स, वैक्सीनेशन कैंपेन्स और हाइजीन पर जानकारी देना। क्वैकरी और फेक ट्रीटमेंट के विरुद्ध लोगों को जागरूक बनाना। साइंस पॉलिसी और गवर्नेंस, गवर्नमेंट से संवाद करना ताकि साइंस आम लोगों के हित में काम करे। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। डी, PSM का प्रभाव। इस मूवमेंट ने भारत में साइंटिफिक अवेयरनेस और रैशनल सोच को मजबूत किया। इसने एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के लिए काम किया। KSSP के मॉडल से तमिलनाडु साइंस फोरम और भारत ज्ञान विज्ञान समिति BGVS जैसे संगठन बने। इसके कारण लोगों में साइंस और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कंक्लूजन, पीपल्स साइंस मूवमेंट ने साइंस को सामाजिक परिवर्तन का एक पावरफुल जरिया बना दिया है। इसने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग और न्याय के प्रति संवेदनशीलता जगाई है। यह मूवमेंट एक ऐसी सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें साइंस और समाज दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द डिस्कोर्सेज ऑफ वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वेब और इंटरनेट के माध्यम से नॉलेज कैसे शेयर होती है। हमें यह भी समझाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को कैसे बदला और किस तरह नए आइडियाज और पार्टिसिपेशन का स्कोप बढ़ा। आंसर, इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट नॉलेज शेयर करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल का मतलब है ऑनलाइन मीडियम्स जैसे वेबसाइट्स, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के थ्रू ज्ञान का वितरण। इस पर विभिन्न थिंकर्स ने अपनी बातें राखी है, जैसे मानुएल कास्टल्स ने नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया और गिडन्स ने मॉडर्निटी के रिफ्लेक्सिविटी पर फोकस किया। ये सब बताते हैं कि वेब ने नॉलेज को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल। वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल का मतलब है इंटरनेट के जरिए नॉलेज और इंफॉर्मेशन का ग्लोबल शेयरिंग। पहले नॉलेज सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक सीमित थी, जैसे यूनिवर्सिटीज या लाइब्रेरीज, लेकिन अब हर व्यक्ति तक पहुंच गई है। आप कोई भी इंसान नॉलेज क्रिएट और शेयर कर सकता है, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, विकिपीडिया आर्टिकल्स या कोर्सेरा कोर्सेज। 2. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। मैनुएल कस्टेल्स नेटवर्क सोसाइटी। कस्टेल्स कहते हैं कि आप समाज नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड है और पावर इन्हीं नेटवर्क्स में होती है। इंटरनेट ने नॉलेज को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है। एंथनी गिडन्स, रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्निटी। गिडन्स के मुताबिक मॉडर्न इंसान अपने डिसीजंस और आइडेंटिटी बनाते वक्त कंटिन्यूअसली ऑनलाइन नॉलेज का यूज करता है। हैबमस, पब्लिक स्फीयर। हैबमस कहते हैं कि इंटरनेट एक डिजिटल पब्लिक स्फीयर बन गया है जहां लोग फ्रीली आइडियाज डिस्कस करते हैं और कलेक्टिव नॉलेज बनती है। 3. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज और पार्टिसिपेशन। वेब ने नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाया है। अब एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास तक सीमित नहीं है। MOOC और ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने बाउंड्रीज तोड़ दी है। हर यूजर आप क्रिएटर बन गया है, जैसे स्टूडेंट्स ब्लॉग्स लिखते हैं, एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाते हैं। इससे लोकल नॉलेज ग्लोबल लेवल तक पहुंचती है। 4. चैलेंजेस और क्रिटिक्स। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन है कि जेन्युइन और फेक में फर्क करना मुश्किल हो गया है। डिजिटल डिवाइड।
हर किसी के पास इक्वल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और बायस्ड डाटा भी बहुत फैलता है। कॉर्पोरेट कंट्रोल, गूगल, मेटा जैसे बड़े कंपनीज एल्गोरिदम्स के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करते हैं। इससे नए पावर स्ट्रक्चर्स भी उभरते हैं। 5. इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन और नॉलेज सिस्टम्स। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस, ई-लाइब्रेरीज और वेबिनार्स के जरिए लर्निंग प्रमोट कर रहे हैं। रिसर्चर्स अपना वर्क इंस्टेंट शेयर कर सकते हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स में। स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं और वर्ल्ड के डाइवर्स नॉलेज सोर्सेज तक पहुंच रहे हैं। साथ ही नए करियर्स भी आए हैं जैसे कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल एजुकेटर्स। कंक्लूजन, वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल ने नॉलेज को एक नई पहचान दी है। अब नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल है और लर्निंग का प्रोसेस इंटरैक्टिव और डेमोक्रेटिक बन गया है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी और कॉर्पोरेट कंट्रोल जैसे चैलेंजेस भी हैं। ओवरऑल, इंटरनेट ने नॉलेज सिस्टम को पार्टिसिपेटरी और डायनामिक बना दिया है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 10. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज डैम्स इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में बड़े बंद, लार्ज डैम्स के क्या प्रभाव हुए हैं, अच्छे और बुरे दोनों। आपको बताना है कि इन बंधों ने किस तरह से इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और डेवलपमेंट में मदद की, लेकिन साथ हाई डिस्प्लेसमेंट, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन और सोशल इश्यूज भी पैदा किए। आंसर। इंट्रोडक्शन। बड़े बंद भारत के विकास का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। आजादी के बाद इन्हें मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा गया क्योंकि ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एनर्जी के लिए बैकबोन बने। लेकिन समय के साथ इनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी सामने आए, जैसे लोगों का पुनर्वास, जंगलों का कटना और एनवायरनमेंट पर असर। मेन बॉडी। 1. डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज डैम्स। सिंचाई और कृषि विकास। बहाकर नंगल, हीराकुद और नागार्जुन सागर जैसे बंधों ने खेती को बढ़ावा दिया। इन्होंने पंजाब, हरियाणा जैसे रेगिस्तानों को हरी भरी जमीन बनाया। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इन बंधों ने देश को फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाया। बिजली उत्पादन। बड़े बंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मेजर सोर्स है। तेहरी और सरदार सरोवर जैसे प्रोजेक्ट्स देश को हजारों मेगावाट बिजली देते हैं, जो इंडस्ट्री और घर दोनों के लिए जरूरी है। फ्लड कंट्रोल और पानी सप्लाई। बंध बांध नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल और शहरों को पानी सप्लाई करने में भी मददगार है। जैसे हीराकुद डैम ने ओडिशा के महानदी डेल्टा में फ्लड्स को कंट्रोल किया। 2. सामाजिक और आर्थिक असर। पुनर्वास और उजाड़। बड़े बंधों से लाखों लोगों को अपने घरों से हटना पड़ा। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मेधा पटकर ने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। रोजगार और जीविका का नुकसान। जमीन और जंगल खोन से लोग अपनी ट्रेडिशनल जीविका से वंचित हो गए। सही मुआवजा और रिहेबिलिटेशन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हुई। रीजनल असमता। डैम्स के लाभ अक्सर शहरी और इंडस्ट्रियल एरियाज तक सीमित रहते हैं, जबकि गांव और ट्राइबल लोग उसका भुगतान करते हैं। इससे सामाजिक असमता बढ़ गई है। 3. पर्यावरण पर प्रभाव। जंगलों का कटना और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। बंद बनने से बड़े बड़े जंगल डूब जाते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। जैसे तेहरी और साइलेंट वैली के केस में देखा गया। नदियों के प्रवाह में बदलाव। बंद नदियों के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम खेती और एक्वाटिक लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। भूकंप और लैंडस्लाइड का खतरा। कुछ रिजर्वॉयर्स साइस्मिक जोन्स में हैं जहां इनका दबाव भूकंप का कारण बन सकता है, जैसे तेहरी डैम के केस में देखा गया। 4. राजनीतिक और नैतिक पहलू। लोगों के आंदोलन। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन ने देश भर में लोगों को जागरूक किया कि डेवलपमेंट के साथ इंसाफ भी जरूरी है। नई सोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के समय में डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट और सामाजिक इंसाफ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ए फ्लैट फोकस है माइक्रो इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम्स पर। कंक्लूजन। बड़े बंधों ने भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया है, खेती, बिजली और पानी के लिए। लेकिन उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज जरूरत है एक बैलेंस्ड पॉलिसी की जो विकास के साथ इंसाफ और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखे। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ही आगे का रास्ता है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।